चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता चाहे शहबाज शरीफ के हाथ में हो या फिर सैन्य ढांचे में जनरल आसिम मुनीर की मजबूत पकड़ हो, लेकिन सच यही है कि वहां की हुकूमत आज भी कट्टरपंथी और मुल्ला मौलानाओं के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाती है। और ये साबित कर दिया है वहां पर असली रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथों में है। कहने को पाकिस्तान तो लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन इतिहास गवाह है कि वर्तमान हकीकत है कि जब जब पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना और कट्टरपंथी संगठन सड़कों पर उतरते हैं, तब तब इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पैर कांपने लग जाते हैं। शहबाज शरीफ की सरकार हो या फिर रावलपिंडी में बैठे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हर किसी को इन चरमपंथियों के एजेंडे के आगे सजदा करना ही पड़ता है। पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले लाहौर की विरासत को सहेजने की एक कोशिश ने कैसे पूरे सूबे में बड़ा सियासी भूचाल ला दिया, उसकी एक बानगी आपको बताते हैं। दरअसल एक बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान का। अब मुख्यमंत्री मरियम नवाज, जिन्होंने लाहौर की ऐतिहासिक सड़कों और मोहल्लों के पुराने हिंदू और सिख नामों को दोबारा बहाल करने का फैसला किया। आपको बताते चलिए, इसको बाकायदा एक हेरिटेज प्रोग्राम के तहत इसको अमली जामा पहनाया जा रहा था। उसका उद्देश्य था कि जो शहर की बहुसांस्कृतिक पहचान है उसे वापस लाया जा सके। आपने सुना होगा कुछ समय पहले हमने बाकायदा इंडिया डेली के अपने चैनल पे कई रिपोर्ट दिखाई थी जो एक सकारात्मकता का संदेश देती हैं पूरी दुनिया में। जो पाकिस्तान जो सिर्फ मरने मारने पर उतारू होता है, जहां पर संस्कृति के नाम पर ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम मचाना है और कुछ नहीं, आतंक को हवा देना है और कुछ नहीं, लेकिन जब उस पाकिस्तान की तरफ से एक सकारात्मक पहल हुई, पुरानी धरोहरों को, ऐतिहासिक धरोहरों को एक बार फिर से पुराने मूर्त रूप में लाने की, तो कुछ लोगों को यह बात बड़ी नागवार गुजरी। दरअसल इसके लिए कुछ ही दिन पहले मरियम नवाज ने बड़ी दरियादिली दिखाई थी और ऐलान किया था कि उनके सूबे में सारे गली मोहल्लों के जो नाम हैं 1947 के पहले वाले किए जाएंगे। यानी वो नाम जब 1947 के पहले, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, जो धरोहरें ही जिस रूप में थी, हिंदू और सिख आबादी बहुसंख्यक उन इलाकों में थी, उसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश भी जारी हो गया था और यह तय हुआ कि उन स्थानों को एक बार फिर से वही रूप दिया जाए। लेकिन यही एक सकारात्मक पहल पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथ ताकतों को रास नहीं आई। कट्टर पाकिस्तान में लाहौर के 9 जगहों के नाम बदले जाने थे। दरअसल बताया जा रहा है और इसी चीज को लेकर मरियम नवाज ने बाकायदा कुछ जगहों के नाम बदले हेरिटेज एरियाज रिवाइवल की बैठक के साथ में। लेकिन जैसे ही इस पर अमली जामा या फिर एक्शन शुरू हुआ, कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी और बताया जाता है कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज जब इस बैठक में शामिल हुई तो कुछ कट्टरपंथ तत्वों और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री मरियम नवाज का खुलकर विरोध कर दिया। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, बाकायदा ये वो लिस्ट है जिसमें वर्तमान नाम और जो मूल नाम हुआ करता था उन धरोहरों को सहेजने की बात, जैसे इस्लामपुरा उसे कृष्णा नगर किया गया, सुल्तानपुर उसे स्तंभ नगर जो उसका वास्तविक नाम था उसको एक बार फिर से वही नाम देने की कोशिश की गई, मौलाना जफर चौक जिसका नाम रख दिया गया लेकिन असल में वो था लक्ष्मी चौक, उसे फिर वही नाम दिया गया था। अब जैन मंदिर चौक जो हुआ करता था, पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथ लोगों ने बाबरी मस्जिद चौक उसका नाम कर दिया। तो इन सारी चीजों को जब बदला गया तो ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आई और यही वजह है कि कुछ लोगों ने जमकर मरियम नवाज का खुलकर विरोध किया और ये सिर्फ तमाम नाम है जिन पर एक्शन लिया गया और आगे भी नाम बदले जा रहे थे। अब लेकिन कट्टरपंथियों ने सरकार पर हिंदू और सिख नाम वापस लाने का आरोप लगाया और धार्मिक मुद्दा बना दिया गया। कट्टर पाकिस्तान में लाहौर के 9 जगहों के नाम बदले गए हैं और यही वो नाम है, चाहे बात इस्लामपुरा हो या फिर बागे जिन्ना, ये वो तमाम 9 जगह हैं जिनके नाम बदले गए थे। लेकिन जैसे ही फैसला सार्वजनिक हुआ, पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन और सोशल मीडिया जिहादियों ने हिंदू सिख पहचान को वापस आने की साजिश बताई और बवाल शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मरियम सरकार बैकफुट पर आ गई और पाकिस्तान की जो सरकार है वो डिफेंसिव मोड में आ गई। लाहौर के उपायुक्त कैप्टन मोहम्मद अली एजाज ने यहां तक कह दिया कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और मामला अभी भी चर्चा में है। ये बयान उस सरकारी घोषणा के बिल्कुल उलट है जिसमें पहले ही मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में जो अब तस्वीर नजर आती है उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस सो कॉल्ड लोकतांत्रिक
देश में कट्टरपंथी सरताज, अल्पसंख्यक और असंतुष्टों पर अत्याचार, न्यायपालिका और कानून पर दबाव बनाना, ये सब बड़े सामान्य हो चुके हैं। आतंकवादी संगठनों का राजनीतिक दखल, पाकिस्तान में राजनीतिक ब्लैकमेलिंग, कट्टरपंथियों का नीति निर्माण और सेना पर प्रभाव साफ तौर से नजर आता है। इतना ही नहीं, शिक्षा व्यवस्था का भी पाकिस्तान में पूरा इस्लामीकरण कर दिया गया है। दुनिया जारी है चांद पे पहुंचने की बात करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन वो वही घिसी पिटी जिहादी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का हनन खुलकर होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कुछ कट्टरपंथी सोच ऐसी हैं जो इन्हें हवा देती है, दबाने की कोशिश करती हैं। मरियम नवाज को ही ले लीजिए। कुल मिलाकर ये सोचिए कि कट्टरपंथ का मुद्दा किसी एक घटना का सिर्फ उदाहरण नहीं है, दशकों की ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब जो ये सामने आ रही है कि इस पूरे विवाद के बीच में सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज अचानक से पाकिस्तान छोड़कर लंदन रवाना हो गई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनके इस दौरे की वजह इलाज कराना बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष और सियासी विश्लेषक इसे एक सेफ एग्जिट के तौर पर देख रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि देश में बने तनावपूर्ण माहौल और कट्टरपंथियों के दबाव में इससे बचने के लिए मरियम नवाज ने कुछ समय के लिए लंदन जाने का रास्ता चुना। एक तरफ इतिहास को सुधारने की दरियादिली तो दूसरी तरफ कट्टरपंथ के आगे घुटने टेकने की मजबूरी। मरियम नवाज का ये लंदन दौरा अब कई नए सुलगते सवाल छोड़ चुका है। यानी साफ है कि जब तक पाकिस्तान में बंदूक और डंडे के दम पर फतवे जारी होते रहेंगे, फतवे जारी करने वालों पर लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक शहबाज शरीफ हो या फिर कोई और, हुकूमत हमेशा इन मुल्ला मौलानाओं के रहमो करम पर ही चलेगी और लोकतंत्र तो यहाँ पर कभी स्थापित होगा, ये एक दूर की कौड़ी नजर आती है। ऐसे में बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने मरियम नवाज को झुका दिया? क्या पाकिस्तान में कट्टरपंथी ताकतों का दबाव बढ़ चुका है? क्या पाकिस्तान की सेना और सत्ता पर भी कट्टरपंथ ही हावी होता हुआ नजर आता है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूं। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी बतौर रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ में पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का भी इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। दिनेश नैन जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। देखिए, हेरिटेज रिवाइवल सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि किस तरह से जो पुरातत्व है उन तमाम परिस्थितियों को एक बार फिर से रिवोक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो आपकी सभ्यता को, संस्कृति को दर्शाता है। और हेरिटेज अगर होता है तो उसमें लोग कहा जाता है आपके उस देश की मूल पहचान होती है। कितनी खूबसूरती के साथ में पाकिस्तान, जो हमेशा आतंकवाद फैलाने की बात करता है, उन्होंने कुछ अच्छा कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन वही मरियम नवाज लोगों को चुभने लग गई। और क्या उन कट्टरपंथ ताकतों के आगे मजबूरन झुकना पड़ गया है अब मरियम नवाज को? देखिए ना, ये जो लाहौर के अंदर हिस्टोरिकल रिवाइवल की बात चल रही थी, ये कोई नई बात नहीं थी। नवाज शरीफ जब अपने पुराने कार्यकाल में थे, इससे पिछली बार, तो उन्होंने इस बात के बारे में जिक्र करना शुरू किया था। और शायद पिछले साल या इस साल मार्च 26 में एक कैबिनेट की मीटिंग करके मरियम पंजाब स्टेट के अंदर, और मरियम ने इस काम को आगे ले जाने की कोशिश की। जैसा आपने बताया, राम गली हो या जैन मंदिर हो, कृष्ण नगर हो, ये जो नाम हिस्टोरिकल नाम है, उनके दो मूलभूत इनके आइडिया रहे थे कि एक तो लाहौर को उसकी एक असली पहचान, जो उसकी ऐतिहासिक पहचान है, वो मिलेगी, और साथ में टूरिज्म भी इस बहाने लाहौर के अंदर आगे आएगा, लोगों की तरक्की होगी, आगे लोगों की खुशहाली बढ़ेगी थोड़ी लाहौर में। परंतु जिस प्रकार से जैसा आपने बताया कि जितने भी कट्टरपंथी हैं, चाहे वो लब्बैक पार्टी वाले हों या फिर लश्कर तैयबा के लोग हों या जैश-ए मोहम्मद के हों, या सोशल मीडिया पे और भी कई कट्टर लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने व्यूज देते रहते हैं, इन लोगों ने वो सब इसके पीछे पड़ गए और लिहाजा इनको इस आइडिया को बंद करना पड़ा और लाहौर भागना पड़ा, क्योंकि उनकी जान को खुद खतरा है। मेरा मानना यह है कि सिर्फ लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद या लब्बैक पार्टी जैसे लोगों के ऊपर इस बात को छोड़ देना गलत होगा, क्योंकि मरियम मैडम के तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अच्छी खासी दोस्ती है, अच्छी खासी दोस्त है वो लोग।
तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो सेना पूरे के पूरे पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करती है, उसकी एक रहमो करम रहने के बावजूद मरियम को लंदन भागना पड़ गया। ये दर्शाता है कि इस सेना के अंदर, जो कि ना सिर्फ इस कट्टरपंथी संगठनों को शह देती है, जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा था, अलग अलग आतंकियों के जनाजों के अंदर कितने बड़े बड़े जनरल आके कंधा दे रहे थे और क्या क्या नहीं किया गया, पैसे दिए गए, दोबारा से उन मरकजों को रिवाइव करने के लिए सरकार ने पैसा दिया, जो कि IMF से मिल रहा था अपनी जनता पे खर्च करने के अलावा। जी। मानना यह पड़ेगा हमको कि पाकिस्तान की आवाम वो हिंदुस्तान के मूल को पहचानती है। जी। आतंकी है इस सेना के अंदर जो कट्टरपंथी सोच है वो काफी बड़ी मात्रा में फैल चुकी है। यानी जो IRGC को हम बोलते हैं ईरान के अंदर, ये पाकिस्तान की जो है ये रिवोल्यूशनरी गार्ड है एक तरीके से। तो इसके अंदर भी गुस्सा आया मरियम के खिलाफ। और रही बात हिंदुस्तान के साथ में नामों को छोड़िए, पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर किसी लोगों ने माना कि उनका DNA भारत से है। ये बात कबूल की लोगों ने। ख्वाजा आसिफ अभी 2 दिन पहले एक टीवी के अंदर बोल रहे थे कि मेरे पूर्वज तो हिंदुस्तानी हैं। तो जब मैं कई बार आपके चैनल पे बैठ के जो भी गणमान्य रेस्पेक्टेबल पैनलिस्ट आते हैं पाकिस्तान से, मैंने बहुत बार बोला हम अब्बू हैं, पाकिस्तान के अब्बू हैं हम। आप पूछ लीजिए ख्वाजा आसिफ से, उनके दद्दू कहाँ के थे, बिल्कुल बताएंगे हिंदुस्तान के हैं। तो ऐसी सोच के अंदर, लेकिन एक बात एक और है नैना, 22% थे हिंदू लोग, आज 2% रह गए। तो ये जो कट्टरपंथी सोच के साथ में पाकिस्तानी सेना ने अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की है पिछले 79 इयर्स के अंदर, लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया, पाकिस्तानी आवाम को भूखों मार दिया। ये बात पाकिस्तान की आवाम को समझनी, ये शर्मनाक हो जाती है। चलिए मैं जल्दी से इसी पर एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ डॉक्टर सज्जाद बुखारी से, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ में। अच्छा सज्जाद, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए देश 1947 से पहले अगर देखा जाए तो लाहौर में हिंदू सिख बड़ी संख्या में बहुतायात में एक तरह से थे जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, और यही वजह है कि यहाँ का जो एक बड़ा हिस्सा है वो इसे एक तरह से अपनी विरासत के तौर पर मानता है। लेकिन ये विरासत कई लोगों को आखिर रास क्यों नहीं आ रही? अगर उसे एक सकारात्मकता के तहत एक समावेशी बनाने की कोशिश की गई तो वो समावेशी क्या सिर्फ और सिर्फ विदेशी फंडिंग के लिए है? कट्टरपंथ ताकतें देश में आपके एक हिस्से में नाम तक बदलने नहीं दे रही, क्या इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनका? बहुत शुक्रिया नैना जी, आदाब अर्ज है तमाम पैनलिस्ट को। आपने जो गुफ्तगू की है, मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा जरा एक रिक्वेस्ट भी मेरी होगी कि आप जितना कर्नल दिनेश को टाइम दिया था उससे थोड़ा कम मुझे टाइम दीजिएगा और मैं इसके तमाम पहलुओं पर रोशनी डालूंगा। जी जी बताइए। मेरा ताल्लुक कोयटा से है, तो कोयटा में अभी भी जो मैंने पढ़ाई, जो मैंने तालीम हासिल की है, तो हमारे करीब भी 2 मंदिर हुआ करते थे। तो उन दोनों मंदिरों में हम वो वाहिद कम्युनिटी, या आप समझे कि हम वहां पर एक ऐसे रिहायशी थे, क्योंकि हमारा ताल्लुक अल सादात फैमिली से। तो मैं बहुत एहतराम करता हूं कि वो हिंदू मंदिर जो था उसके अंदर जितने लोग भी आया करते थे वो हमेशा ये कहते होते थे, और वहां पे संतोष हमारा एक दोस्त होता था, तो वो कहते थे कि ये सैयद फैमिली है, ये हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तो ये जूते भी पहन के आ जाए तो इनको ना रोका करो। यानी हमारी इतनी अकीदत और एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के त्यौहार में भी शिरकत करते थे। इवन के कई दफा मैंने प्रसाद खाई है और मैं उनके कई त्योहारों में, होली में भी मैंने शिरकत की है। तो मैं कहीं पर भी कोई इस तरह का मेरा नेरो माइंडेड बंदा नहीं हूँ, और ना ही हमारी इस तरह की सोच है। और दूसरी बात यह है कि नो डाउट के हमारे अच्छे मरासिम होने चाहिए, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर ईरान के साथ है तो आपके साथ क्यों ना हो, अफगानिस्तान के साथ माजी में रहे, अभी थोड़ी सी चपकेलशाही है, तो आपके साथ क्यों ना हो, हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। अब मसला यहाँ पे टेक्निकली मसला क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको अभी तक आप बात पूरी कीजिएगा। इस्लाम, अगर आप ईरान के साथ हो, यानी ईरान के साथ में तो आपका इस्लामिक एक कनेक्शन है ही है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ में तो कोशिश पहले की जाती रही, फिर तो कोशिश करने वालों को भी कट्टरपंथी दबा देते हैं ना सज्जाद जी। नैना, मैं चाह रहा हूं मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना, तो सब समझ आ जाएगी। और मेरा मूड बहुत अच्छा है, गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी हुई है, और कहीं पे कोई ऐसी टर्म इस्तेमाल नहीं हुई है कि मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना पड़े।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।